हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ तैयारी करवाते हैं। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट नोट्स, आपको कंप्लीट बुक्स और उनके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे अब प्रोवाइड होते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं सैंपल पेपर सॉल्व करना, या आप चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आप चाहते हैं एमसीक्यू पैटर्न की अलग से कोई बुकलेट, तो यहाँ पे अब आपको कंप्लीट नोट्स, जिनको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके सॉल्यूशंस भी आपको हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक के रूप में भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये हार्ड कॉपी या ई बुक आपको भी अवेलेबल हो जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाइए और एक फॉर्म फिलअप करिए, और विद इन 1 to 2 days के अंदर आपको डेफिनेटली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम की तरफ से एक रिवर्ट कॉल भी आ जाएगा, और आपको भी ये सारे सैंपल पेपर्स की बुकलेट और नोट्स की बुकलेट अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 7 स्टूडेंट्स आपके लिए सैंपल पेपर्स। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने स्कूल एग्जाम्स की और आप देखना चाहते हैं कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ पे सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना चालू कर दीजिए। यस, सैंपल पेपर्स आपके एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका है, जहां पे एक बंधे हुए टाइम के अंदर आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एक टाइम लिमिट आपको दी गई है, और उस टाइम लिमिट में आप अपना पेपर खत्म करिए, सो दैट आप रेडी हो जाएं अपने एग्जाम के लिए, और 80 में से 80 मार्क्स आपके आ पाए। तो आप मेरे पीछे भी कुछ ऐसे ही देख रहे हैं कि एक सैंपल पेपर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, और आप जो वीडियो देख रहे हैं बेसिकली सॉल्यूशन वीडियो है। तो 80 में से 80 मार्क्स अब आपके एकदम पक्के हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन के साथ हमारा ये आपसे वादा है। तो चलिए सॉल्यूशन वीडियो वॉच कर लीजिए। सैंपल पेपर्स आपको कैसे मिलेंगे, तो मैंने अभी बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फॉर्म फिलअप करिए, सैंपल पेपर्स आपको भी इजीली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सैंपल पेपर्स का पहला सॉल्यूशन ये रहा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे थे, उससे पहले मैं आपको ही बता दूं कि टाइम लिमिट मैंने आपको क्या दी है। टाइम लिमिट मैंने आपको दी है 3 आवर्स। तो ये पेपर आपको बेसिकली 3 आवर्स में खत्म करना है। पहले पूरे पेपर को खत्म करिए, एक वॉच अपने टेबल पे रखिए, टाइम लिमिट सेट करिए, 3 घंटा बैठ के जल्दी से पेपर को सॉल्व करिए। और अगर कहीं पे आपको अपनी मिस्टेक को चेक करना है, तो डेफिनेटली आप अपनी मिस्टेक को इन सॉल्यूशन वीडियोस के थ्रू क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले। और कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि आपने इस पेपर को जब अटेम्प्ट किया, सॉल्यूशंस देखने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे, और इसके थ्रू आप नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स अब यहां से सॉल्व करना चालू कर दीजिए। आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। यहाँ पे कुछ एक छोटी सी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, पहला, इसको मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। जो ए सेक्शन है, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज की वैरायटी, ट्रू एंड फॉल्स की वैरायटी, फिलिंग द ब्लैंक्स की वैरायटी देखने को मिलेगी, जो कि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। क्लियर? दूसरा जो सेक्शन है वो शॉर्ट आंसर टाइप वैरायटी है, जहां पे मैंने आपको ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स में दिए हैं। क्लियर? यहां पे हो सकता है आपके स्कूल में ये 3 मार्क्स में आए। क्लियर? उसके बाद सेक्शन सी में मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डाला है, जहां पे मैंने आपको 7 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन दिया है। तो चलिए क्वेश्चंस की ये झड़ी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 80 मार्क्स का पेपर है, कैसे परफॉर्म करना है, इनकी मार्किंग स्कीम भी इन क्वेश्चंस के सामने आपको लिख के दी हुई है। क्लियर है? तो पहला सवाल जो आपके सामने था वो था, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज 0। कोई भी 2 ऐसे इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है। प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 इंटीजर्स का 0 है। इंटीजर्स आर बेसिकली दोज नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन, या मैं ऐसे कहूँ आर द ग्रुप ऑफ द नंबर्स। चैप्टर जो पढ़िएगा वहाँ पे ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, उनके नेगेटिव पार्ट और 0 इंक्लूड हो। तो ये कोई 2 नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। इफ वन ऑफ देम इज -3, अगर इसमें से एक इंटीजर -3 है, तो दूसरा आप बताइए क्या होगा।
क्लियर है? तो यहां पर व्हाट इज द अदर इंटीजर? एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ एनी इंटीजर, मैं ऐसे कहूंगा एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ जीरो, एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ जीरो विल गिव यू जीरो। तो -3 एक नेगेटिव इंटीजर आपको दिया है जिसके साथ अगर मैं जीरो का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो यहां पे मेरा आंसर जीरो आएगा। दैट मीन्स मेरे जो x की वैल्यू है वो जीरो है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वैरायटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक्शन ए आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ 20 लीटर बकेट इज 4/5 फुल ऑफ वाटर। यहां पे जो 20 लीटर की एक पूरी बकेट है, एक पूरी बकेट है जिसमें आपका 20 लीटर का पानी फिल है। तो नहीं सॉरी, ये जो बकेट है ये बकेट 20 लीटर्स की, इस बकेट की जो कैपेसिटी है वो पूरा 20 लीटर वो होल्ड कर सकता है। लेकिन यहां पे ये बोल रहा है कि ये जो बकेट है ये सिर्फ 4/5 पार्ट फिल है। पार्ट फिल है दैट मीन्स 20 लीटर्स का आप 4/5 पार्ट कैलकुलेट करके आंसर दे दो। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 इज 20, 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 इज 16। दैट मीन्स अभी इस बकेट में कितना लीटर पानी है यही आपसे पूछा है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट हैव? तो मैं कहूंगा यहाँ पे अगेन आपका आंसर सी ऑप्शन है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाना। आप लोग अपनी कॉपी जो आपने सॉल्व की है उसको सामने रखिए और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताना। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 99 डिवाइडेड विथ 0.09 इज इक्वल टू व्हाट? तो ये बोल रहा है 99 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 0.09 से तो मेरा आंसर क्या आएगा? चलिए देखिएगा, ये एमसीक्यू वैरायटी इसलिए मैं स्टेप्स पे ज्यादा अभी आपको नहीं दिखा रहा, शो कर रहा। द रीजन इज बीइंग आप सिर्फ आंसर्स, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, यहां पे मैं आपको सिर्फ आंसर दूंगा। सब्जेक्टिव वैरायटी और जो आपकी लॉन्ग आंसर वैरायटी है वहां पे हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो हम फिर उस मार्क्स की बात करेंगे। क्लियर है? चलिए यहां पे देखना 99 डिवाइडेड विथ 0.09, तो यहां पे जब आप डिनोमिनेटर से डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो सिर्फ एक नेचुरल नंबर बचेगा, वो है 9। डेसिमल के बाद क्योंकि 2 डिजिट्स थे तो ये 2 डिजिट्स रिमूव होने के बाद ऊपर 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और 9 क्योंकि 11 टाइम्स 99 होता है तो यहां पे आपका आंसर आएगा 1100। यहां पे 1100 मैं डी ऑप्शन को टिक करूंगा और आगे चलूंगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी ऑप्शन। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द वैल्यू ऑफ दैट अकर्स इन द गिवन डाटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड द, वो वैल्यू जो एक दिए हुए डाटा में बहुत ज्यादा बार दिखती है उसको हम लोग मोड कहते हैं। बी ऑप्शन, यहां पर मोड कहा जाता है ऐसा डाटा जो कि एक मतलब ऐसी वैल्यू जो कि एक डाटा में बहुत ज्यादा बार दिखती है। आपको यहां पे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ाया था, मीन मीडियन मोड। आपको मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप पूरे कंप्लीट तैयारी के बाद ही सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए नीड बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि 8th क्लास में यही स्टैटिस्टिक्स चैप्टर और आगे बढ़ के आएगा। क्लियर है? तो यहां पे ऐसे डाटा को ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ऐसी वैल्यू को हम मोड कहते हैं। बी ऑप्शन इज माय आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x-1, आपको एक इक्वेशन दी है x-1 इज इक्वल्स टू 2x-3 इज, ये कह रहा है कुल मिला के आप x की वैल्यू बताइए। ऑप्शंस देख रहे हैं आप, 4 ऑप्शन है। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पे आपको बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग फेस कर रहे हैं। x की वैल्यू फाइंड करिए। तो जब भी आप एक इक्वेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करिए, तो ये हो जाएगा x-1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थ्योरी पढ़िएगा, आपको सब समझ आएगा। 2 मल्टीप्लाइड विथ x इज 2x एंड 2 मल्टीप्लाइड विथ -3, साइन बोलना जरूरी है। 2 मल्टीप्लाइड विथ -3 इज -6। यहां पे देखिएगा x - 2x विच इज इक्वल्स टू -6 + 1।
मैंने क्या किया, मैं 2x को वहां ले गया, -1 को वहां ले गया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। x माइनस 2x विल गिव यू -x विच इज इक्वल्स टू -5। दोनों तरफ नेगेटिव साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा। मेरे x की वैल्यू आ रही है 5, तो x की वैल्यू आ रही है 5, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फिगर आपको दिया है उसमें आप एंगल x की वैल्यू बताइए। द लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। अब देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है कि ये जो लाइन है, लाइन P जो है, ये लाइन Q के पैरेलल में है। P इज पैरेलल टू Q, ये गिवन है और आपको x फाइंड करना है। तो जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। कैसी लाइन कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पे अगर एंगल 130 डिग्री बन रहा है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ये भी एंगल 130 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, तो ये एंगल भी 130 डिग्री होगा। ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा है लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर का मतलब ये जो लाइन Q पे ये जो लाइन ने आके कट किया है, तो इस पॉइंट पे दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स x प्लस 130 विल गिव यू 180 और x की वैल्यू फाइनली आ रही है 180 माइनस 130, इट विल गिव यू x इक्वल्स टू 50 डिग्री। दैट मीन्स जो एंगल x है, जो x की वैल्यू है वो 50 डिग्री है। आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मूव करें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसका मतलब इसमें दिए हुए जो तीन वैल्यूज हैं, देखिए कॉमन दिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करनी है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में मैंने आपको पढ़ाया था तीन मेंबर्स होते हैं, 2m, m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। ये तीन मेंबर्स होते हैं। क्लियर है? अब इसमें आप 2m के बराबर किसी भी इवन नंबर को रख दीजिए। देखिए यहाँ पे कोई इवन वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक इवन वैल्यू है 2, यहाँ पे एक इवन वैल्यू है 24, यहाँ पे एक इवन वैल्यू है 36। हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से हमें एक m मिलेगा, उस m को आप इन दोनों जगह पे सब्सटीट्यूट करिए, आपको आंसर मिलेगा। एक तो ये तरीका है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करने के लिए दूसरा तरीका है कि इन तीनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो बड़ी है। अगर मैं कहता हूं मेरे को तीनों टर्म्स दिए ABC, तो इसमें से कोई एक वैल्यू है जिसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर और सम के बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। हम यहाँ से पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, यहां पे 24 को अगर पिक करता हूं और इसको 2m के बराबर अगर सब्सटीट्यूट कर देता हूं, 2m इज इक्वल टू 24, तो यहां से मुझे एक m की वैल्यू मिलेगी और m की वैल्यू मुझे मिलेगी 12। कैसे मिली? 24 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 12, तो m की वैल्यू आएगी 12। इस 12 को अगर मैं इसमें और इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं m की जगह पे, तो मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए 7 एंड 25। करके देखिए। चलिए देखिएगा, 12 अगर इस m स्क्वायर की जगह पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे आना चाहिए 12 स्क्वायर माइनस 1। 12 स्क्वायर प्लस 1 विल गिव यू 144 प्लस 1 दैट इज 145, जो कि यहां नहीं दिख रहा मुझे। 12 का स्क्वायर है 144 माइनस 1 इज 143, जो कि मुझे यहां नहीं दिख रहा। मैं कहूंगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इसके बाद बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मतलब सी ऑप्शन तो हमारा गलत ऑप्शन है। हम उठाते हैं, पिक करते हैं 36 को। ठीक है, यहां हम एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं ABC दे दें, ABC दे देते हैं, ABC दे देते हैं, ABC दे देते हैं। ABC देने के बाद हम देख लेते हैं, इस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं कि इसमें से जो बड़ी वैल्यू है उसको हमेशा A बोलो। 2 को अगर मैं A बोलता हूं, लेट A इज इक्वल्स टू 2 एंड B इज इक्वल्स टू 1 एंड C इज इक्वल्स टू 1। ये चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहां पे ये आ जाएगा 4। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए आगे देखिएगा, अगर A की वैल्यू
मैं इस केस में ले लेता हूं 5√2, अगर a की वैल्यू में ले लेता हूं 5√2, b की वैल्यू ले लेता हूं 5 और c की वैल्यू भी ले लेता हूं 5, तो यहां पे a स्क्वायर शुड इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होना चाहिए। a स्क्वायर इज व्हाट 5√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर, सॉरी यहां पे आना चाहिए इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये चेक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25 और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 50। इधर चेक कर लेते हैं 5 इंटू 5 इज 25 मल्टीप्लाइड विथ √2 इंटू √2 इज 2, 25 इंटू 2 इज 50, तो यहाँ पे 50 इज इक्वल्स टू 50, दैट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऐसे सी में भी आप चेक कर सकते हैं 24 का स्क्वायर शुड इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। एक बार हम आपको ये भी चेक करके दिखा देते हैं ए बी सी, तो हमेशा कोशिश करिए ए को आप बड़ी वैल्यू दीजिए, यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है वो 25 है, 25, बाकी दो को आप 24 एंड 7 दे दीजिए। 25 का स्क्वायर शुड इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 625, 7 का स्क्वायर होगा 49 एडेड विथ यहाँ पे 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर विल गिव यू यूनिट प्लेस 16, तो 24 का स्क्वायर आपको देगा 96 मल्टीप्लाइड विथ क्रॉस 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 2 इज 4, 6 8 8 16 17, 17 का 7 कैरी 1, 576, तो यहाँ पे ये आ रहा है 576। 576 में जब 49 ऐड कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे 5 कैरी 1, 8 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 इज व्हाट 9 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1, 625 आ रहा है, तो ये भी 625 आ रहा है, ये भी 625 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये तो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसका मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं, डी केस में चेक कर लेते हैं, बड़ी वैल्यू 45 दे दो यहाँ पर, तो ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 36 और सी की वैल्यू हम यहाँ पे 27 दे देते हैं। देखिएगा ए स्क्वायर शुड इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ये कंडीशन बन रही है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चेक कर लेते हैं, 45 का स्क्वायर शुड इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर होगा आपका 25, 4 इंटू 5 इज 20, 2025 विच इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इज 36, 6 इंटू 3 इज 18, 19 20 21 क्रॉस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1 1 0, तो ये आ जाएगा 6921 1296 1296 प्लस 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर देखिएगा 27 मल्टीप्लाइड विद 27, 7 इंटू 7 इज 49, 2 इंटू 7 इज 14 प्लस 4 इज 18 क्रॉस 2 इंटू 7 इज 14, 14 का 4 कैरी 1 5, ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा आपका 12, 12 का 2 कैरी 1 6 और 7 729, तो ये आ रहा है 729। 9 प्लस 6 इज व्हाट 15, 15 का 5 कैरी 1, 10 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 9 10, 10 का 0 कैरी 1 2025, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हमसे सवाल में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो मैं कहूंगा बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर होना चाहिए था बी। बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। सवाल में पूछा था कौन सी नहीं है, चेक कैसे करते हैं वो मैंने बताया, बड़े नंबर को हमेशा ए सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो नेक्स्ट देखना, इफ 35% ऑफ x इज 140, ये कह रहा है 35% का मतलब ये परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो 100 आएगा। 35/100 ऑफ x, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 35% ऑफ x इज 140, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी 140 मल्टीप्लाइड विथ 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन 35। क्लियर है? 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 टाइम्स इज 35, 5 2 टाइम्स इज 10, ठीक है, 45 8 टाइम्स इज 40,
7 4 टाइम्स इज 28, तो x की वैल्यू आ रही है 4 मल्टीप्लाइड विथ 100, दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है 400। तो यहां पर आपसे पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू है सी ऑप्शन 400। है आसान। तो ये एमसीक्यू वैरायटी के 8 क्वेश्चन सेक्शन ए में मैंने आपको दिए थे, जो कि मैंने प्रॉपर तरीके से समझाते हुए, सर आप थोड़ा सा फास्ट हैं, डेफिनेटली मैं फास्ट हूं, द रीजन इज बीइंग आपको 3 घंटे दिए गए हैं, पेपर लेंदी ना हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको चीजों का सॉल्यूशन मैं कैसे जल्दी दे सकता हूं। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जो बताना कि यहां पे आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं बहुत प्रॉपर वे में आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारी यहाँ पे एमसीक्यू वैरायटी खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट 8 में से 8 मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, तो 8 मार्क्स का आपका एमसीक्यू वैरायटी था, 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, अगेन 1 मार्क्स ईच। इसको देखते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, ये कह रहा है एक नंबर है उसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि जैसे ये x है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरी वैल्यू x ही आ जाए। तो इसके लिए कोई भी इंटीजर हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर, उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 को बोलते हैं। तो हम बोलेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर। 2 चीजें मैंने यहां पे थ्योरी लेक्चर में आपको सिखाई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, और 2 चीजें और आप 8th क्लास में सीखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। तो अभी हम 7th क्लास का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। किसी भी नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर वही नंबर इटसेल्फ आ जाए। तो इसका आंसर है हर इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। 2 फ्रैक्शंस हैविंग प्रोडक्ट 1, 2 ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 है, आर कॉल्ड द फ्रैक्शंस ऑफ ईच अदर। 2 फ्रैक्शंस हैं, देखो 2 फ्रैक्शंस हैं, a बाय b, ठीक है, 2 फ्रैक्शंस जिनका प्रोडक्ट, एंड c बाय d जिनका प्रोडक्ट आपको आंसर क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है 1। 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन जब इन 1 देता है तो हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ ईच अदर, तो आर कॉल्ड इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ ईच अदर। ऐसा हम कहते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन का मतलब सर, मतलब आप ऐसे समझना 2/3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो हम कहेंगे रेसिप्रोकल कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, तो ये 3/2 हो जाएगा। 2/3 में जब मैं 3/2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आंसर 1 आएगा। दैट मीन्स 2 फ्रैक्शन हैविंग द प्रोडक्ट 1 आर कॉल्ड इनवर्स फ्रैक्शंस ऑफ ईच अदर या रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस ऑफ ईच अदर। वर्ड इनवर्स भी आ सकता है, रेसिप्रोकल भी आ सकता है। क्लियर है? तो ये 2 वर्ड में से कोई एक वर्ड एकदम सही है। यहाँ पे थ्योरी लेक्चर जो अटेंड करना, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशंस इज नोन एज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज, वर्ड रेंज मैंने आपको सिखाया। रेंज का मतलब क्या होता है, जब बहुत बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से माइनस किया जाता है तो हमें उस डाटा का रेंज निकल के आ जाता है कि डाटा का रेंज क्या है। स्टैटिस्टिक्स डाटा, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वहां पे आपको थ्योरी लेक्चर में मैंने आपको वर्ड रेंज सिखाया था। नेक्स्ट देखिएगा, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स 2 or more lines are called, which type of points is called a transversal? A line that intersects 2 or more lines at intersection points is called a transversal. 2 लाइन्स, देखो ट्रांसवर्सल हम किसको कहते हैं, जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा लाइन्स हैं, इसको कोई लाइन कट करती है तो इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, और इन पॉइंट्स को कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पे वर्ड आना चाहिए एट इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन। ठीक है, जहां पे भी कट किया है वहां पे वो इंटरसेक्ट पॉइंट्स कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहलाएगा। The sum of any 2 sides of a triangle, the sum of any 2 sides of a triangle is always greater than its third side, is always greater than the third side.
प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द प्रॉफिट या लॉस को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, यहां पे सीपी आएगा। अगेन कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक चैप्टर है आपको, वहां पे मैंने आपको ये चीज सिखाई है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है कि उस चीज का कॉस्ट प्राइस क्या है। चलिए, तो यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स हमने कर लिए हैं फिल। आगे मूव करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। चलिए, सेक्शन ए का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रू एंड फॉल्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर देगा। यस, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं माइनस इंटू माइनस, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये मैंने आपको रूल सिखाया था। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यस, जब भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, किसी चीज की होने की संभावना को कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में। डन। टू एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स किसी भी लीनियर पेयर में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लीनियर पेयर बनता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मतलब दो एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहते। स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है, आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एकदम सिमिलर होते हैं दो राइट एंगल्स। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दो राइट एंगल्स, एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये है। इन दोनों राइट एंगल को मैं एक दूसरे के ऊपर रख सकता हूं। एंगल दोनों में सेम है, हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। चलिए, अ रैशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। कोई रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है और ना भी इंटीजर हो, मतलब यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अ रैशनल नंबर कैन बी और मे नॉट बी एन इंटीजर। क्लियर है। 1/2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसको हम इंटीजर नहीं बोलेंगे। ठीक है। चलिए, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो देयर इज अ लॉस, नहीं, देयर इज अ प्रॉफिट। भाई, तुमने चीज को ज्यादा में बेचा तो तुम्हें फायदा होगा। तो सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो वहां पे प्रॉफिट होता है। एंड एसपी इज लेस देन सीपी, देन देयर इज अ प्रॉफिट, नहीं, देयर इज अ लॉस। ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से हमने यहां पे ट्रू एंड फॉल्स भी सॉल्व कर लिया। आप देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। यहां तक आपको फाइनली सेक्शन ए के ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर 20 तक 20 मार्क्स का पेपर था। हाफ एन आवर में, मेरे ख्याल से हमने हाफ एन आवर से पहले ही आपका सेक्शन ए खत्म कर दिया है। चलिए, तो फाइनली मूव करते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी पे, जहां पे आपको शॉर्ट आंसर वेराइटीज देखने को मिलेंगी। इसको देखिए क्या बोल रहा है सवाल में। सिंप्लीफाई 56 डिवाइडेड ब्रैकेट में 12 - 4 - 6 प्लस ब्रैकेट में 8 - 10 लिखा है, और ये सवाल हमें 5 मार्क्स में दिया है। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन को प्रॉपर स्टेप वाइज हैंडराइटिंग साफ करते हुए काम को करना है। तो सबसे पहले जब आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन नंबर जो मेंशन करिए, उसके सामने वर्ड सॉल्यूशन जो लिखिए। आपको सॉल्यूशन के बाद गिवन पार्ट में क्या दिया है वो गिवन पार्ट जरूर लिखिएगा। तो आपको गिवन पार्ट में क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं। 56 डिवाइड का सिंबल है, रिलेशन डिवीजन दिया है, ब्रैकेट में हमें दिखा है 12 - 4 - 6 और ब्रैकेट क्लोज है। देन हमें एक प्लस का साइन, मतलब हमें एडिशन का रिलेशन दिया है, और 8 - 10 लिखा है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें बोर्ड मास रूल का यूज करना है। बोर्ड मास इज बेसिकली ब्रैकेट्स को पहले आपको ओपन करना है, देन डिवीजन पार्ट को सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लिकेशन पार्ट है, देन एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन पार्ट है। इस रूल का याद जरूर रखिएगा, ये रूल जरूर आपको यूज रखना है, मतलब याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए 56 डिवाइडेड विथ ब्रैकेट को ओपन करना। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 12 - 10 विल गिव यू 2। अब ये 2 कैसे आया? तो देखिए यहां पे 12 दिया था, तो 12 और -4 - 6 नेगेटिव इंटीजर आपस में ऐड होगा तो ये -10 आएगा। क्लियर। प्लस 8 - 10, यहां पे आपका ये
पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर आपस में सॉल्व होगा, -2 ये आपको वैल्यू देगा। तो एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, जब पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर को सॉल्व करना है तो 10 क्योंकि बड़ा है 8 छोटा है, तो 10 में से 8 गया 2 आया, 10 बड़ा था तो ये नेगेटिव सिंबल यहां पे आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, ये आएगा नेक्स्ट 56 डिवाइडेड ब्रैकेट में 12 माइनस 10 विल गिव यू 2, 12 में से 10 गए 2 प्लस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, ये ब्रैकेट ओपन हो गया तो ये आ गया -2। क्लियर है? अब देखिए डिवाइड 2, तो यहां पे ब्रैकेट रिमूव करना था, हम ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं। देखिए 56 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। अब इनमें से पहले क्या सॉल्व करना है, तो देखिए हमने जब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो पहले डिवाइड वाला हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है। तो 56 डिवाइडेड बाय 2, जैसे ही हम 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा 2 टाइम्स इज 4, 2 8 टाइम्स इज 16 और 28 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये -2 यहां मैंने लिखा है, और 28 में से -2 हुआ तो यहां पे फाइनली मेरा आंसर आया है 26। यहां पे बकायदा इसको बॉक्स में लिख के सामने आपको आंसर मेंशन करना है, तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व करना चालू करते हैं, कोई एक्सप्रेशन दी है तो उसके आगे इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाइएगा। इम्प्लाइज इक्वल टू का साइन नहीं आता, द रीजन इज बीइंग इक्वल टू जब आप लगाते हैं तो वो एक इक्वेशन का फॉर्म ले लेता है। ये आपको इक्वेशन नहीं दी थी, ये आपको एक एक्सप्रेशन दी है, हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे फाइनली इसका सॉल्यूशन दे देंगे। हाफ मार्क्स हर एक स्टेप के लिए हैं। क्लियर है? आंसर हमेशा हाफ मार्क्स कैरी करता है। अगर आपने इसमें से कोई भी स्टेप गलत की तो यहां पर आपके वो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका भी 26 आया, हाँ या ना। क्लियर? चलिए, तो सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, रूल जरूर लिख कर आइएगा कि आप कौन से रूल का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके आना है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अ रोप ऑफ लेंथ, एक रस्सी है, उसकी आपको टोटल लेंथ दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप चीज़ों को देखना, आपके सामने एक रस्सी है, उस रोप की आपको टोटल लेंथ दी है। मैं कह रहा हूँ रोप का नाम है AB और इसकी मुझे एक टोटल लेंथ पता है। देखिए इस प्रकार के जो मेंसुरेशन चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे आपको ड्राइंग्स बनानी जरूरी होती है क्योंकि ड्राइंग का भी 1 मार्क्स इंक्लूडेड होता है। क्लियर? तो एक रोप है जिसकी कुछ लेंथ दी है, वो लेंथ आपको दी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 9/3/4 मीटर, और इस लाइन को आपने क्योंकि 6 पीसेस में कट किया है तो 6 पीसेस में आप इसको कट करके दिखाइए, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने 6 इक्वल लेंथ के पीसेस में कट लगा दिया। तो मैं यहाँ पे इनका नाम दे देता हूँ C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट एंड F पॉइंट। ठीक है? और ये G पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 टोटल मैंने 6 इक्वल पार्ट्स कर दिए। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे जो दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, इसका हम प्रॉपर सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें जो भी गिवन है सबसे पहले हम वो मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं द टोटल लेंथ ऑफ रोप, टोटल लेंथ ऑफ रोप आपको दी है AB। ये एक टोटल लेंथ की रोप की एक लेंथ है। टोटल लेंथ ऑफ रोप दैट इज AB इज इक्वल्स टू 9/3/4 मीटर। एंड 9/3/4 मीटर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 9 × 4 इज 36 प्लस 3 इज 39/4 मीटर। डन है, 39/4 मीटर। ये आपकी टोटल लेंथ आ गई रोप की। इट इज कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। इट इज कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। 6 इक्वल पार्ट्स। अब वो 6 इक्वल पार्ट्स क्या क्या है, तो वेयर यहाँ पे वो 6 इक्वल पार्ट जो मुझे दिए हैं वो है आपका
AC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू, यही स्टेटमेंट आएगा भाई, सारे पार्ट्स इक्वल है तो यहां पे नीचे लिख देते हैं AC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू FG इज इक्वल्स टू GB। देखिएगा टोटल मैंने 6 पार्ट्स के नाम लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं लेट द लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल्स टू x मीटर। मैंने यहां पे एक x ले लिया और यूनिट x मीटर लिख दिया। क्लियरली मेंशन करना कि AC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू FG विच इज इक्वल्स टू GB विच इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली x मीटर आपने क्या लिया है, द लेंथ ऑफ ईच पीस। चलिए, तो ये दो चीजें हमें गिवन थी, एक ये गिवन था, एक हमें ये वाला पार्ट गिवन था, एम्प्लाइज का साइन लगा दिया। अब हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। चलिए, ये बोलना चाह रहा है कि जब मैं इन 6 पीसेस को ऐड करता हूं, इन 6 टुकड़ों से एक टोटल रोप की लेंथ बनी होगी, तो ये 6 पीसेस जब आपस में ऐड हुई, 1 2 3 4 5 6, इनकी वैल्यू 39/4 मीटर आएगी। ये आपकी इक्वेशन बन गई। Therefore x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस कितने x हैं, टोटल 6x हैं, क्योंकि 6 टुकड़े किए थे हमने। तो यहां से लेके यहां तक का ये जो टुकड़ा है ये x मीटर को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? चलिए देखिएगा, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस x इज 6x विच इज इक्वल्स टू 39/4, और इस 6 के साथ इस x का जो रिलेशन आया है वो मल्टीप्लीकेशन है, तो x की वैल्यू निकालनी है। therefore x इज इक्वल्स टू 39/4 मल्टीप्लाइड विथ 6। ये 6 यहां मल्टीप्लीकेशन में था, ये 6 यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहां पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए 4 से 39 नहीं कट सकता, क्लियर है, और 6 से भी 39 नहीं कट रहा, लेकिन हाँ 39 और 6 जो है ये 3 से सॉल्व हो रहे हैं। तो इस केस में मैं यहां पे चीजों को सॉल्व कर देता हूं। x इज इक्वल्स टू 3 1 टाइम्स इज 3 3 3 टाइम्स इज 9, 13/4 मल्टीप्लाइड विथ 2। ये 6 भी 3 से कटेगा, तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, कॉमन फैक्टर 3 और 3 कट कर दिया हमने। तो अब 2 और 4 से 13 नहीं जा रहा, तो कुल मिला के हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आई है 13/8 मीटर। बट एक चीज ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है। सर रीजन क्या है, ये आंसर क्यों नहीं है? टीचर यहाँ पे आधा 1 मार्क्स आपके काट देंगे अगर आप इसको आंसर लिख कर आ गए। ठीक है, x की वैल्यू वैसे आ गई है लेकिन ये आंसर नहीं है। द रीजन इज बीइंग, तुम्हें जो सवाल दिया था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था, तुम्हें आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 को 8 से डिवाइड करना रफ वर्क में, तो 13 को हम 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 2 टाइम्स क्योंकि 16 होता है, तो यहाँ पे 8 1 टाइम्स 8 आएगा, 13 माइनस 8 विल गिव यू 5। ठीक है, तो यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मेरी आ रही है, हमेशा डिवाइजर तो वहीं पे ही है जो डिवाइड कर रहा था, रिमाइंडर ऊपर आएगा और क्वोशिएंट जो है वो सामने आएगा। तो ये हर लेंथ की जो आई है, x की जो वैल्यू है वो आपकी 15/8 मीटर, ये आंसर है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन था तो आंसर भी आपका बेसिकली स्टेटमेंट में आना चाहिए। कैसे आएगा? आपने जिसको सपोज किया था x, वो आपका आंसर है। द लेंथ ऑफ ईच पीस, आंसर कैसे आएगा ये समझ आ रहा है? तो मैं इसको मार्क कर देता हूं यहां पे। द लेंथ ऑफ ईच पीस, ये आंसर है। द लेंथ ऑफ ईच पीस इज 15/8 मीटर। ये आपका कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका इस शीट में वो कुछ इस प्रकार से था। क्या बोल रहा है? द एजेस ऑफ 10 फीमेल टीचर्स,
कितनी टोटल टीचर्स हैं? 10 फीमेल टीचर्स हैं। आर 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40, ये सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं। 10 फीमेल टीचर्स की एज आपको लिख के दे दी। What is the age of the oldest teacher and that of the youngest teacher? अब देखो, जब डाटा दिया रहता है और उस डाटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, पहली बात। दूसरा, ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का डाटा है, ठीक है। तो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, ये क्वेश्चन नंबर 23 का मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, देखिएगा। इस केस में हमने पढ़ा था जो हमें गिवन डाटा है, सबसे पहले तो गिवन लिख लीजिए। गिवन में क्या है? तो हमें गिवन में है टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स, टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स, और ये टोटल नंबर ऑफ जो फीमेल टीचर्स हैं ये हैं 10, ठीक है। द डाटा, हमें एक डाटा गिवन है, डाटा ऑफ एजेस ऑफ 10 टीचर्स, 10 फीमेल टीचर्स, ये आपको गिवन है। और वो डाटा क्या गिवन है, तो वो डाटा भी लिख दीजिए। 32, 41, 28, फिर उसके बाद दिया है 54, फिर उसके बाद दिया है इन्होंने 35 के बाद इन्होंने दिया है 26, फिर आपको दिया है 23, फिर आपको दिया है 33 और 38। अच्छा, जब डाटा बहुत ज्यादा दिया हो ना, तब क्वेश्चन को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए अरेंज द गिवन डाटा। सबसे पहले आपको गिवन डाटा को अरेंज करना है। अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। तो मैं एक असेंडिंग फॉर्म में इसको अरेंज कर देता हूं। अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग फॉर्म। सबसे पहले आपको अरेंज करना है असेंडिंग फॉर्म। देखिएगा, तो यहां पे सबसे छोटी वैल्यू मुझे 28 से नीचे 26, फिर 23 दिख रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू 23 दिख रही है। तो 23 असेंड मतलब बढ़ता हुआ, छोटे से बड़े क्रम की तरफ। तो 23 के बाद हमें दिख रहा है 26 और फिर 28। तो 26, 28। हमेशा पेंसिल का यूज करना, जब डाटा को आप अरेंज करते हैं तो टिक करते रहिए जो जो डाटा आपका होता जा रहा है। तो 23 की एंट्री हो गई, 26 की एंट्री हो गई, 28 की एंट्री हो गई। 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31 है क्या? नहीं। फिर है 32 और 33। तो 32 भी है, 33 भी है, 34। तो 32 की एंट्री हो गई, 33 की एंट्री हो गई। 34 नहीं है, 35 है और फिर 38 है। तो 35 है और फिर उसके बाद 38 है। तो 35 की एंट्री हो गई, 38 की एंट्री हो गई। फिर उसके बाद 30s की लाइन में कुछ नहीं है, फिर है आपका डायरेक्ट 40 और 41। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 एंड 41। तो 40 की एंट्री हो गई, 41 की एंट्री हो गई और लास्ट 54 सबसे बड़ी एज की टीचर यहाँ पे आपको दी है 54। क्लियर है? तो आपने डाटा को अरेंज किया यहां से। देखो, गिवन पार्ट का हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स आपकी टीचर देती है। तो ये 2 पार्ट हमें गिवन थे, ये हमने लिख दिया। हाफ मार्क्स 1 मार्क्स हमें यहाँ मिल जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमें अरेंजमेंट का हाफ या 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं कहूँगा 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ठीक है। अब जो उसके बाद दिए हैं इनके 1 मार्क्स, तो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी सी का अब जवाब देते हैं। तो हम ए बी सी का जवाब यहाँ ब्लू पेन से हम ऊपर देते हैं। क्लियर है? तो ए पार्ट का जवाब क्या है? सबसे पहले, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। तो ओल्डेस्ट टीचर की जो एज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर। एज ऑफ ओल्डेस्ट इज इक्वल्स टू, ओल्डेस्ट की एज है 54 ईयर्स, 54 ईयर्स। और एज ऑफ यंगर की क्या है? तो एज ऑफ यंगर हम लिखेंगे, जो सबसे जवान टीचर है, ठीक है, यंगर जो सबसे छोटी एज की हैं वो है 23 ईयर्स की। तो 23 ईयर्स। क्लियर है? ये आपका ए पार्ट हो गया सॉल्व।
व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ दिस टीचर्स, रेंज बतानी है, तो बी पार्ट में हमें रेंज बतानी है, और रेंज बताने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना जरूरी है। रेंज इज इक्वल टू व्हाट, हायर ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन। तो हायर ऑब्जर्वेशन है 54 माइनस 23, तो ये आपका आंसर आएगा 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 2 इज 3, 31 ईयर्स। क्लियर है? इसके बाद सी ऑप्शन, व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए देखिए, मीन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड विथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल टीचर्स कितनी है। क्लियर? तो ये मीन आपको कैलकुलेट करके दे देगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो इसके लिए हम एक शीट ले लेते हैं, एक्स्ट्रा शीट। चलिएगा यहां पे एक्स्ट्रा शीट में हम देखिए यहां पे व्हाइट कलर की शीट लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो मीन कैलकुलेट करना है। मीन इज इक्वल्स टू 23 प्लस नेक्स्ट एज क्या थी 26 28, तो 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस, ठीक है, तो 28 के बाद 32 33 35 38 33 35 33 35 38 प्लस यहां पे 35 38 के बाद 40 41, तो 40 प्लस 41 प्लस 54, लास्ट एज जो दी थी वो 54। ठीक है, कितनी टीचर्स थी, तो टोटल 10 टीचर्स थी, टोटल 10 टीचर्स थी, ये डिवाइडेड विद 10 कर दिया। चलिए इधर देखिएगा, तो फाइनली मीन कैलकुलेट होकर क्या आएगा, तो 20 प्लस 20 इज 40, 50 60, 60 प्लस 30 इज 90, 90 प्लस 30 इज 120, 120 प्लस 30 इज 150, 150 प्लस 30 इज 180, 180 प्लस 20 is 200, 220, 260, 260 plus 40 is 300, 310, 310। मैंने टेंस प्लेस की जितनी डिजिट्स थी उनको ऐड कर दिया, वंस प्लेस की डिजिट को अब ऐड करते हैं। तो 3 प्लस 6 इज 9, 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 इज 17, 17 प्लस 2 इज 19, 19 प्लस 1 इज 20, 22, 22 प्लस 5 इज 27, 27 प्लस 3, तो ये आएगा 30, 35, 35 प्लस 5 इज 35 प्लस 5 इज 40, तो ये आएगा टोटल 350। ऊपर का सम आ गया हमारा न्यूमरेटर का 350 डिवाइडेड विथ 10, 0 से 0 कट गया, फाइनली जो मीन निकल के आया है एवरेज एज वो 35 ईयर्स एक मीन निकल के आया। क्लियर है? पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। क्लियर है? चलिए तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। सवाल हमारा क्या था, सवाल था क्वेश्चन नंबर 23, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि हमने ए बी और सी तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए। क्लियर है? बोर्ड कर देते हैं यहाँ क्लियर, पीछे से शीट पे भी हम प्लेस बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, on a certain sum the interest paid after 3 years, on a certain sum का मतलब कुछ प्रिंसिपल था, ठीक है, तो हमें वो नहीं दिया, तो let the principal be is equals to rupees x, ये प्रिंसिपल है जो हमने x मान लिया। इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट पेड इज ₹450। क्लियर? आफ्टर 3 इयर्स टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया हमारा 3 इयर्स। डन। एट 5% पर एनम, रेट परसेंटेज हमें दिया है, रेट दिया है 5% पर एनम, ये पूरा डाटा हमें गिवन था क्वेश्चन में। हमसे कहा है फाइंड द सम, आप प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। अब प्रिंसिपल क्या होगा, यहां पे हमने एक चैप्टर पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट।
7th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देयरफॉर एज वी नो, जैसा कि हमें पता, हर स्टेप आपको लिखनी है। एज वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट मल्टीप्लाइड विथ टाइम अपॉन 100, यही होता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल है हमारा x मल्टीप्लाइड विथ रेट ऑफ परसेंटेज है 5%, इसलिए अपॉन में 100 आया है, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ टाइम है हमारा 3 years, और जो इंटरेस्ट हमें पे हुआ है वो है 450। यहां से आपको x कैलकुलेट करना है, सिंपल। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो देयरफॉर 450 इज इक्वल्स टू x इंटू 5 इंटू 3/100। तो ये आपका आ जाएगा 450 मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड विथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज इक्वल्स टू x, और ये आपका x प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, सिंपल। देखिए 5 से ये 450 कटा तो ये आपका आ गया 90, और 3 से ये 90 कटा तो ये आ गया 30। 30 मल्टीप्लाइड विथ 100 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आएगी 3000 रुपीज। क्लियर है? टीचर इसके भी मार्क्स काटती हैं, आप यूनिट हमेशा रुपीज जो है वो सामने लिखी है। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि यूनिट गलत लिखने का भी मार्क्स कटता है। तो रुपीज 3000 कुल मिला के ये आपका जवाब है। और आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन था तो आंसर भी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में देना है। 7th क्लास स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखिएगा। आंसर आपका यहां पर आएगा द प्रिंसिपल इज रुपीज 3000। खत्म। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करना था। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अगेन 5 मार्क्स का सवाल है, सेक्शन बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो फिगर आपको दिया है वहां पे OP एंड OQ दो अपोजिट रेज हैं। OP एंड OQ दो अपोजिट रेज हैं। इफ x इज इक्वल टू 35, ये बोल रहा है अगर x की वैल्यू 35 है, ए ऑप्शन 2.5 मार्क्स का एक है, ठीक है, 5 मार्क्स का टोटल है। तो इफ x इज इक्वल्स टू, ये बोल रहा है इफ x इज इक्वल्स टू 35, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? फाइंड वैल्यू ऑफ y। तो ये हमें गिवन था x और हमें y फाइंड करना है। तो इसके लिए एक डायग्राम बना दीजिए। ये डायग्राम होगा, सेम डायग्राम है, यही रे है, और रे हमें दी है, क्या क्या दी है? OP एंड OQ। तो यहां से ये हमें दी है O पॉइंट, यहां से ये OP दिया है, ये OQ दिया है, ठीक है। और हमें इन्होंने क्या बोला है? तो अगर x की वैल्यू, तो ये एंगल हमें बोला है 3x और x की वैल्यू दी है 35। अगर x की वैल्यू 35 है तो x की जगह पे आप 35 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाइड विथ 35, ठीक है। आपको y निकालना है और y यहां पर आपको दिया है 2y प्लस 15। और आपको ये पता है कि आपको लीनियर पेयर का कंसेप्ट आता है। एज वी नो हमें क्या पता है? तो हमें ये पता है कि लीनियर पेयर किसको बोलते हैं। तो लीनियर पेयर कंसेप्ट बाकायदा आप मेंशन करके आना आप क्या यूज कर रहे हैं। एज वी नो लीनियर पेयर 3 मल्टीप्लाइड विथ 35 को जब मैं ऐड करूंगा 2y प्लस 15 के साथ, तो इसकी वैल्यू मुझे 180 डिग्री मिलनी चाहिए। ये लीनियर पेयर है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 35, 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, 105। चलिए आगे, प्लस 2y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 180, और यहां पर 105 प्लस 15 हो जाएगा आपका 120 प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां पर 2y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120। हर एक स्टेप को आप लिख कर आएंगे।
ठीक है, तो 80 गया, 70 गया, यहाँ पे 60 बचेगा। 2y की वैल्यू जो है फाइनली 2y की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री और y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो दैट मीन्स हमें y निकालना था, तो y इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 2 इज 30। ये 2.5 मार्क्स आपके एक पक्के हो गए। डन है। इस तरीके से आपको ए पार्ट सॉल्व करना था। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट हमें क्या दिया है, रेड पेन का हम यूज कर लेते हैं। बी पार्ट में ही हमें बोल रहा है इफ y इज 24 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये बोल रहा है इफ y इज इक्वल्स टू 24, अगर y की वैल्यू 24 है तो x की वैल्यू क्या होगी। देयरफॉर लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूजिंग एज वी नो लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर के थ्रू आपने एक तो ये इक्वेशन बनाई थी, दूसरी इक्वेशन हम यहां बना रहे हैं 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ y की वैल्यू हमें दी है 24, तो y की जगह 24 को सब्सटीट्यूट कर दो प्लस 15 विच शुड इक्वल्स टू 180। ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। देखिएगा 3x प्लस 2 इंटू 24, तो ये होगा आपका 48 प्लस 15, तो 48 प्लस 15 शुड इक्वल्स टू 180। इसको कर दो सॉल्व, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 8 प्लस 5 13 होता है, 13 का 3 कैरी 1, 5 और 6 63, 180 में से 63 गए तो ये 3x की वैल्यू आएगी। 10 में से 3 गए 7 और 7 में से 6 गए 1 और 117। क्लियर है। x की वैल्यू आएगी 117 डिवाइडेड बाय 3 और ये वैल्यू कॉमन फैक्टर कट कर दीजिए, 117 में भी 3 का फैक्टर है तो ये 3 से कट होगा। 3 इंटू 3 इज 9, बचा 27, 3 9 टाइम्स इज 27, तो फाइनली x की वैल्यू आ रही है 39। ये आपके 2.5 मार्क्स का एक पार्ट हो गया। क्लियर है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक ए और बी पार्ट को करना था सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं हम यहां पर क्लियर। और फाइनली हमने यहां पे देखिएगा हमने क्या क्या कर लिया, हमने सेक्शन बी के ए और बी पार्ट दोनों सॉल्व कर लिए और हम आ गए सेक्शन सी पे। तो देखिए 1 घंटे में टोटल, अभी तक वीडियो की मेरे ख्याल से लेंथ 1 घंटा हुई होगी, 1 घंटे में हमने अभी तक सेक्शन ए और बी दोनों खत्म कर दिए। सेक्शन सी के लिए आपके पास अब मिल गया सफिशिएंट टाइम, तो यहां पे लॉन्ग आंसर वैरायटी क्वेश्चंस है। चलिए इनको देखते हैं क्या बोल रहा है सब। गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन और अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। दी हुई है आपको एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये एक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है अपना 7th क्लास में, उसमें से ये आपको क्वेश्चन दिया, सिंपल सा सवाल है। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोला है, क्या करना है, बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है और उस बेस पे आपको ये 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ज्यादा आते हैं, जहां पे हमें डाटा भी दे दिया जाता है, डाटा के बाद वो हमसे कहते हैं क्या कि भैया बेस्ड ऑन दिस डाटा आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने के बाद वो हमें 3 सवाल दे देते हैं। तो सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं क्योंकि मुझे बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ बनाने के लिए एक ब्लैंक शीट मैं ले लेता हूँ। आप रूलर और पेंसिल का यूज जरूर करना, काम अच्छा साफ सुथरा करके आना। यहाँ पे देखिएगा ये आपने बार ग्राफ के लिए, ये मैंने बार ग्राफ की लाइन यहाँ पे बना दी है। अब देखो जब भी आपको कोई रिटर्न डाटा होता है, मतलब जब भी किसी चीज का आपको नाम दिया होता है, तो नंबर्स और नाम, जैसे आपको डेज के नाम दिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमेशा कोशिश करिए कि इस डाटा को जहां पे वर्ड्स का यूज हुआ है इसको आप एक्स एक्सिस पे ले। कहां पे लेना है, हमें एक्स एक्सिस पे लेना है। तो यहां पर मैं पहले तो इक्वल नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस पे कुछ मार्किंग कर रहा हूं सो दैट आपको स्केल समझ आए। क्लियर है। तो ये मैंने मार्किंग कर दी। अब बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। बार ग्राफ बनाने के लिए हम वाई एक्सिस से एक कॉलम छोड़ेंगे, नेक्स्ट कॉलम जो है हमारा ये वाला, इसको हम बोलेंगे ये पूरे का पूरा मंडे है, एम लिख देता हूं। फिर एक ग्राफ छोड़ेंगे और इस पूरे डाटा को हम लिखेंगे ये ट्यूसडे, तो मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, ये आपका वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरे दिन यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर उसके बाद यहाँ से हमारा है थर्सडे, TH कर देते हैं इसको, एक गैप छोड़ के फिर ये आपका आ जाएगा फ्राइडे और लास्ट में ये आपका आ जाएगा सैटरडे।
तो देखिए संडे भी दिया है क्या, उसको अपन चेक कर लेते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की बात नहीं हो रही है, हम संडे शो भी नहीं करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद हमें जो डाटा दिया है नंबर फॉर्म में, वो डाटा हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे। चलिए देखिएगा 40, 45, 50, 47, 37, 40, तो ये हमें डाटा दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, 5-5 के गैप से कोई फायदा नहीं मिलेगा, हम या तो एक काम करते हैं 5-5 का गैप ले लेते हैं, चलो ग्राफ अच्छा बन जाएगा। तो हम हर एक ये डिस्टेंस मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस अगर मैं लूंगा, तो यहां पे देखिएगा आपको प्रॉपर तरीके से स्केल यूज करना है। 1-1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर के गैप के बाद आपको ये डाटा बनाना है। तो मैं ये ले लेता हूँ 5, 10, यहाँ पे ये आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा आपका 20, तो 5-5 का गैप, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा आपका 30, देन 35, देन 40, देन 45, ठीक है। 45 के बाद नेक्स्ट आएगा आपका 50, और 50 के बाद नेक्स्ट आएगा 55, नेक्स्ट आएगा आपका 60। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम जो डाटा दिया है वो 50 तक ही गया है। क्लियर है। चलिए तो इसको अब हम ड्रॉ करते हैं। मंडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो वो 40 स्टूडेंट्स मंडे को प्रेजेंट थे, तो 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मंडे को प्रेजेंट थे। यहाँ पर मैं इस तरीके से एक बार ड्रॉ कर दूंगा। प्रॉपर तरीके से आप पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल और पेंसिल का यूज करके ही बनाएंगे। क्लियर। तो देखिए 40 दिखा दिया, देन हमें 45 को दिखाना है, तो 45 इससे ऊपर बनेगा और यहां से ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए 45 के बाद है नेक्स्ट 50, तो अगेन हमारा जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा इससे हाइटेड बनेगा, ठीक है, सो दैट हमें ये 5 जाते हुए देखिए ये लहरा गया, थोड़ा सा बार ग्राफ हमारा टेढ़ा हो गया। आप एकदम स्ट्रेट यूजिंग रूलर काम करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप लोग सिर्फ ये सॉल्यूशंस वॉच कर रहे हैं, आपको यहाँ पर मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे चीज़ें बननी है और टीचर कहाँ पे मार्क्स काटेंगे और कहाँ नहीं काटेंगी। तो नंबर ऑफ डेज, सॉरी ये था आपका नेम ऑफ डेज, तो ये आपके थे डेज के नेम, और ये जो था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट का डाटा। तो यहाँ पर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिख दे, वर्टिकल में लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। क्लियर है। चलिए तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इधर हमने दिखा दिया, डेज का नाम इधर दिखा दिया। थर्सडे को कितने स्टूडेंट्स थे, 47 एंड 37। तो देखिए 47, 40, 45, 45 के अबव 47, तो इस सीध में यहां पर आपका ये जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आपका 47 का डाटा। क्लियर है। और फिर उसके बाद आपको दिया है 37, तो 35 के बाद, तो कुल मिला के यहां पे कहीं पे आपका ये 37 फ्राइडे को आए थे। और फाइनली सैटरडे को कितने लोग प्रेजेंट थे, तो वो थे 40 का डाटा, ये रहा आपका 40, ठीक है। तो यहां पे हम बनाएंगे ये 40 का डाटा। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ डिजाइन करेंगे। क्लियर है। चलिए तो ये हमने कर दिया है बार ग्राफ फाइनली डिजाइन। चलिए अभी हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे मार्क्स, तो स्केल लिखना जरूरी है। स्केल आपने क्या लिया, तो आपने वाई एक्सिस के ऊपर हम लिखेंगे, हमने वाई एक्सिस के ऊपर एक यूनिट को 5 बच्चों के बराबर माना, 5 स्टूडेंट्स के बराबर माना, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, तो एक्स एक्सिस में हमने 1 यूनिट को 1 डे माना है। क्लियर है। तो ये आपको स्केल दिखाना जरूरी होता है, टीचर इसके मार्क्स आपको देंगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से टोटल था 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स तो आपको यही मिल गए, ठीक है। बाकी आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन है, आपका जो साफ काम है, इसका 1 मार्क्स। उसके बाद आपको देने हैं क्वेश्चंस के जवाब। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास। कौन सा वो दिन है जब कम बच्चों ने क्लास अटेंड की, तो कम बच्चों ने क्लास अटेंड की है फ्राइडे को। देखिएगा बाकी सबके मुकाबले ये वाला बार नीचे दिख रहा है, फ्राइडे को कम बच्चे थे, तो ऑन विच डे, तो इसका आंसर होगा ऑन फ्राइडे। क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन है,
आपको आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। यहां पे क्या आएगा, ऑन विच डे, तो मैं कहूंगा फ्राइडे द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास। फ्राइडे द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास। इस तरीके से आपको चीजें करनी है सॉल्व। क्लियर है। बी पार्ट में ये क्या कह रहा है, बी पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन विच डे द अटेंडेंस वाज द हाईएस्ट। कौन सा वो दिन है जब अटेंडेंस हाईएस्ट थी। तो देखिए वेडनेसडे वाला हमें बार बड़ा दिख रहा है। वेडनेसडे वाला अगर आप डाटा भी देखें तो 50 सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड मतलब हमारी अटेंडेंस थी। तो ऑन कब, वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे यहां पर आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेजेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेजेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमें सी पार्ट में क्या कह रहा है। सी पार्ट में ये कह रहा है इफ ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास ऑन वेडनेसडे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट ऑन फ्राइडे। मैं मानता हूं कि सारे बच्चे वेडनेसडे को स्कूल में आए थे, 50 बच्चे थे, पूरे 50 आए। अब आप बताइए कितने एब्सेंट थे फ्राइडे को। देखिए एक अच्छा सवाल है। तो यहां पे हमसे क्या बोल रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 50 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वेडनेसडे को आए वही सबसे ज्यादा हैं, तो वो है 50। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 50। स्टूडेंट्स अटेंडेड क्लास, स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन, किस दिन की बात हो रही है, तो बात हो रही है आपकी फ्राइडे की। ठीक है, फ्राइडे को प्रेजेंट कितने थे, फ्राइडे को प्रेजेंट 37 थे। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन फ्राइडे इज 37। देयरफॉर एब्सेंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऐसा लिख देते हैं, वो आ जाएगा आपका 50 में से हम 37 को माइनस कर देते हैं, आपका जवाब आ जाएगा। तो 50 माइनस 37 विल गिव यू 3 and 13। तो हम कहेंगे 13 बच्चे ऐसे थे, 13 स्टूडेंट एब्सेंट थे। इसका आंसर है 13 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, 13 स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट ऑन फ्राइडे। क्लियर है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, देखो यहां पे ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का ये 5, और मैं कहूंगा 2 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाना था, स्टेटमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 7 मार्क्स में इसलिए मिल सकता है, आपको दिख सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करके दे दिया। यहाँ पे मैंने वर्ड सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था, ग्राफ बनाया, तीनों पार्ट्स का जवाब दे दिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा, राम इज 10 years ओल्डर देन रहीम। क्या बोल रहा है, अगेन ये एजेस प्रकार का क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स में दिखता है। देखिएगा पहले कंप्लीट जो डाटा दिया है उसको लिख लीजिए। ये कह रहा है राम इज 10 years ओल्डर देन रहीम, आफ्टर 4 years ट्वाइस राम्स एज विल बी इक्वल टू थ्राइस राम्स एज, हाउ ओल्ड आर राम एंड रहीम एट प्रेजेंट। ये कह रहा है अगर राम की एज 10 साल ज्यादा है रहीम से, क्लियर, स्टेटमेंट खत्म। 4 साल के बाद अगर मैं राम की एज का 2 टाइम्स कर दूं, ट्वाइस राम्स एज, ये वैल्यू इक्वल आएगी 3 टाइम्स रहीम एज। 4 साल के बाद अगर मैं क्या करूं, राम की एज को 2 गुना कर दूं, तो उसकी जो वैल्यू है वो बराबर आएगी 3 टाइम्स ऑफ रहीम्स एज। ये लिखा है थ्राइस रहीम्स एज। तो आप बताइए आज की डेट में प्रेजेंट एज जो है इन दोनों की कितनी है। क्लियर। चलिए देखिएगा, तो हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, किसके बारे में कोई बात नहीं की है, रहीम के बारे में मुझे यहां पे दिख रहा है कोई बात नहीं की है। राम का बताया गया कि राम जो है वो 10 साल बड़ा है। ओल्डर का मतलब बड़ा, यंगर का मतलब छोटा। ठीक है, तो राम इज 10 years ओल्डर देन रहीम। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम
इज इक्वल्स टू x ईयर्स। हम इसको x मान लें, कोई इश्यू नहीं। अगर हमने रहीम की एज को x मान लिया तो यहां पे राम की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो देयरफॉर राम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस 10। वो 10 साल बड़ा है रहीम से। क्लियर है? आगे ये क्या बोल रहा है? आगे ये बोल रहा है 4 साल के बाद, आफ्टर 4 इयर्स। तो देखिए अगर ये इनकी प्रेजेंट एज है, कौन सी, ये दोनों अगर प्रेजेंट एज है तो क्या मैं बोल सकता हूं 4 साल के बाद रहीम की जो प्रेजेंट एज होगी, रहीम विल बी, 4 साल के बाद जो रहीम की एज होगी, रहीम विल बी x प्लस 4 ईयर्स। 4 साल के बाद, भाई आज आपकी एज 12 साल है, आज से 4 साल के बाद आपकी एज 16 साल होगी। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो रहीम की एज अगर अभी x ईयर्स है, 4 साल के बाद रहीम की एज x प्लस 4 होगी। ऐसे ही राम की जो एज हो जाएगी, तो राम विल बी का मतलब है होगी। कितनी होगी? राम की आज की एज है x प्लस 10, इसमें और 4 साल ऐड कर दो तो ये राम की एज होगी। 4 साल के बाद राम भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बड़ा हो जाएगा? 4 साल ऐड कर दो तो ये एज राम की आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी x प्लस 14 ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी हुई है, अगर उस कंडीशन को मैं कंसिडर करूं तो ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो रहीम की एज है, क्या बोलना चाह रहा है? आफ्टर 4 इयर्स ट्वाइस राम्स एज। अच्छा, राम की एज का अगर मैं 2 गुना कर दूं, ट्वाइस ऑफ राम्स एज इज इक्वल्स टू, 4 साल के बाद ये वाली एज है रहीम और राम की, वो कह रहा है राम की जो 4 साल की बाद की एज है, अगर उसको मैं 2 गुना कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी 3 टाइम्स ऑफ रहीम एज। क्लियर है? इस तरीके से हमने एक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहां पे लिख दीजिए, ये आपने क्यों लिखा है? क्योंकि गिवन कंडीशन है ऐसी। क्लियर? चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। 2 मल्टीप्लाइड विथ x इज 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 14 इज 28 which is equals to 3 multiplied with x is 3x plus 3 multiplied with 4 is 12। और अगर इसको अरेंज करेंगे तो देखिए 2x वहां चला जाएगा, सॉरी 12 यहां आ जाएगा, 2x वहां चला जाएगा, 12 यहां आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या? देखिएगा इधर सॉल्व कर लेते हैं इस साइड। तो हम कहेंगे 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ये 2x 3x के पास गया और ये 12 28 के पास आएगा, तो 28 माइनस 12। 3x माइनस 2x विल गिव यू x, 8 में से 2 गए 6 और 2 में से 1 गया 1, तो मैं कहूंगा ये x की वैल्यू आ रही है 16 ईयर्स। दैट मीन्स x हमने लिया था रहीम को, तो मैं कहूंगा प्रेजेंट एज, आंसर आ गया है, प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज इक्वल्स टू 16 ईयर्स और राम इससे 10 साल बड़ा था, तो प्रेजेंट एज ऑफ राम, प्रेजेंट एज ऑफ राम क्या आएगी? तो प्रेजेंट एज ऑफ राम आ जाएगी आपकी 16 प्लस 10 दैट इज 26 ईयर्स। क्लियर है? तो इस तरीके से फाइनली हमने ये आंसर दे दिया, ये आंसर है पूरा। हमसे यही पूछा था, हाउ ओल्ड आर राम एंड रहीम एट प्रेजेंट। क्लियर है? तो यहां तक हमने फाइनली 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 लॉन्ग आंसर वैरायटी से कर दिए हैं कवर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
ये कह रहा है जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, इस फिगर में ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि दोनों इक्वल पार्ट में बट रहे हैं। पूरी सी डी को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। सी पी इज इक्वल्स टू डी पी, ये ऐसा बोल रहा है, और ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ये गिवन डाटा है। आगे वो क्या बोल रहा है, शो दैट, आपको ये शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है यहाँ पे, तो एक बहुत आसान सवाल, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, और आपका यहाँ पे ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए पी सी, मैं क्या बोल रहा हूं, इन ट्राइंगल ए पी सी एंड, अब देखो मैंने ए लिया है और ए जो एक लाइन है यहां इसके दूसरे एंड पे बी है, तो अगर मैंने ए पहले बोला तो दूसरा ट्राइंगल मैं लूंगा एंड इन ट्राइंगल ए के साथ में मैच कर रहा है, ए के करस्पॉन्डिंग में है बी और सी के करस्पॉन्डिंग में है डी, तो मैं कहूंगा बी पी डी। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया। क्लियर है, इन्होंने भी ये बोला था ए पी सी बी पी डी। अब देखिएगा, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, साइड इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स में साइड इक्वल है, क्लियरली बोला था। ठीक है, पॉइंट पी पे ये दोनों लाइन बाइसेक्ट हो रही हैं। ऑल्सो गिवन दैट सी पी इज इक्वल्स टू डी पी। क्लियर है, सी से पी और डी से पी ये दोनों साइड इक्वल है, और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट पी पे जो बाइसेक्शन हो रहा है मैं कहूंगा एंगल ए पी सी is equals to the angle APC, ये वाला एंगल is equal to the angle BPD, BPD ये वाला एंगल। क्यों? इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहां पे देखिए SAS, ये साइड देन एंगल देन साइड, तो हम कहेंगे यूजिंग SAS प्रॉपर्टी हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स? ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPD। पूरा यहां पे मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ये था आपका ए पार्ट प्रूफ करने का तरीका। अब मूव करते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में वो कह रहा है एसी जो लाइन है, देखो ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब एसी के ऊपर जो लाइन है, मतलब एसी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कॉन्ग्रुएंट है बीडी के, ये सिमिलर है। तो देखिए जब भी हम कोई दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तो हम किसी भी दो साइड्स या कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल एंड सिमिलर बोल सकते हैं। क्लियर है? तो हम कहेंगे बी पार्ट में यूजिंग CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, एक जैसे सिमिलर दिखने वाले पार्ट्स होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो CPCT, देखिए CPCT से मतलब ये वाला CP नहीं है, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मैं क्या कह रहा हूं कि AC जो है, AC लाइन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? वो BD लाइन के कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, मैं ऐसा बोल दूं सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? तो बस बी में ये एक ही स्टेटमेंट आएगा। इसके बाद सी पार्ट में भी अगेन हमसे क्या बोला है कि AC इज पैरेलल टू BD, AC इज पैरेलल टू BD, ये प्रूफ करना है। तो देखिएगा AC एंड BD आर टू लाइंस, AC एंड BD आर टू लाइंस, intersected by
किससे इंटरसेक्शन हो रहा है, इन दोनों लाइंस का किससे इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन हम बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय सी डी, वेयर वी कैन से सी डी इज ट्रांसवर्सल, सी डी को हम ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं, क्लियर है, तो हमने सी डी को ट्रांसवर्सल बोल दिया। अब देखिएगा, तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स एकदम इक्वल थे, तो एंगल सी, एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी, ए सी पी बोल रहा हूं, ए का करस्पॉन्डिंग बी है तो बी डी पी, ये वाला एंगल, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं बी डी पी यूजिंग सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी क्या है, अभी मैंने पीछे बताया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ये लाइन क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है इन दो लाइंस को, और क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहां पे बन गए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिर्फ इक्वल होते हैं जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं। तो एज BC एंड BD आर टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय CD, वेयर वी कैन से CD इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल ACP इज इक्वल्स टू BDP बाय यूजिंग CPCT, है ना, तो हम कहेंगे कि यहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो therefore AC is parallel to DB, AC जो है वो BD के पैरेलल में है, तो अगर मैं AC बोल रहा हूं तो यहां पे मैं BD को बोल रहा हूं, तो AC लाइन इज पैरेलल टू BD, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पूरी उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, तो A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, डायग्राम के थ्रू डायग्राम भी बनाना जरूरी है जब आप टीचर को आंसर देंगे। तो इस प्रकार से आपने फाइनली क्वेश्चन नंबर 28 तक चीजों को कर लिया है सॉल्व। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि नरसिम्हा बॉट 100x फॉर ₹180। नरसिम्हा कितने x खरीद के लाया, तो वो 100x खरीद के लाया है 180 रुपए के। तो यहां पे देखिएगा स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा मार्क्स में ही आती है हमेशा, ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होगा, नरसिम्हा बॉट 100x फॉर ₹180, तो नरसिम्हा सेम स्टेटमेंट लिख दो, नरसिम्हा बॉट 100x फॉर ₹180, दैट इज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, दैट इज I डॉट D, दैट इज one egg cost is equals to 180 divided by 100 rupees। अगर 100 अंडे 180 के हैं तो एक अंडे का कॉस्ट, यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूं, एक अंडे का कॉस्ट होगा 180/100, इसका मतलब एक अंडा नरसिम्हा को पड़ा है 1.8 रुपीज का, क्लियर है, 1.80 रुपीज ऐसा मैं बोल देता हूं, तो ये 1 एग का कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग, ये मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं। क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट में क्या कह रहा है, आउट ऑफ दिस 16 एग्स वेयर फाउंड ब्रोकन, और हमने देखा ब्रोकन एग्स, अंडे कुछ टूट गए लाते समय, तो ब्रोकन एग्स कितने थे, तो ब्रोकन एग्स थे 16, and he sold the remaining eggs at the rate of 25.20 per dozen, और बचे हुए अंडे, अब जो अंडे बचे हैं, तो इसका मतलब अगर 16 अंडे टूट गए तो रिमेनिंग एग कितने बचे, देखिएगा रिमेनिंग एग हमें जो बचे वो हमें बचे हैं 180 में से 16 अंडे टूट गए, तो हमें बचे हैं कितने अंडे, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 1 गया 6, और ये बचा एक 164 एक्स रिमेनिंग एक्स है। चलिए देखिएगा, अगर उसको रिमेनिंग एक्स, देखिए ये रिमेनिंग एक्स फाइनली 164 हैं जो उसने बेचे होंगे, तो ये 164 एक्स
अगर एक अंडा वो 180 रुपए का लाया था तो एक्चुअल उसने तो शॉपकीपर को पूरे 180 रुपए पे किए, तो 180 रुपए अब 164x के वो पे कर रहा है, हम ऐसा मान के चलेंगे। अब हम ऐसा बोलेंगे कि वो जो x लेकर आया था, अच्छा नहीं, यहां पे जो रिमेनिंग x आएंगे वो आएंगे 100 में से 16 टूटे हैं, हमारी गलती हुई है, यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करिएगा। देखिए रिमेनिंग x जो है वो 100x लाया था, आउट ऑफ 100 16x टूट गए, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 84x बचे, तो रिमेनिंग एग एक्चुअली 84 ही बचे हैं। 84 को वो 180 में खरीद के लाया, हम ये मान के चलेंगे। क्लियर है? तो उसने ये बचे हुए अंडे बेचे, कितने के बेचे? उसने बचे हुए अंडे बेच दिए 25 रुपए 20 पैसा पर डजन। तो अब आ जाते हैं सेलिंग पे, तो सेलिंग प्राइस उसने कितनी डिसाइड की है? ₹25.20 पर डजन वो इस पे बेचेगा, पर डजन। एक डजन में हमें पता है, इन 1 डजन वी नो 12 पीस होते हैं, 12 पीसेस होते हैं या 12 यूनिट्स होते हैं एक डजन में, क्योंकि 12 अंडे आते हैं, हमें ये स्केल पता है। तो वो क्या कर रहा है, अब वो इसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग अगर मैं देखूं तो वो अभी कितने में बेच रहा था? 12 अंडे को 25 में 20 पैसे में बेच रहा था, एक अंडे को वो बेचेगा कितने में? तो 12 डिवाइडेड बाय 25.20, या सॉरी यहां पे ये आएगा 25.20 डिवाइडेड बाय 12, ऐसे आ जाएगा। 12x अगर वो इतने में बेच रहा है तो एक एग वो बेचेगा 25 रुपए 20 पैसे बाय 12 रुपए में। तो यहां पे ये कॉस्ट उसने डिसाइड की है सेलिंग प्राइस। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे हमें क्या समझना जरूरी है कि वो जो अंडे लेकर आया था वो तो 100 अंडे लाया था, बेचा उसने 84x है, तो वो एक्चुअल में जो 16 अंडे टूट गए ना उसको भी तो बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि जो अंडे टूट गए हैं उसके पैसा तो डूबा है। लेकिन वो ये मान के चलेगा कि अब उसको ये 84 एग जो है वो 180 रुपए के पड़ रहे हैं। तो न्यू कॉस्ट प्राइस से हम चीजें कैलकुलेट करेंगे। न्यू कॉस्ट प्राइस में यहां पे बोल दूंगा, न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग अगर मैं देखूं, ऑफ 1 एग, एक अंडे का नया सीपी जो बनेगा वो बनेगा आपका 180 रुपए डिवाइडेड विथ 84 रुपीज। ठीक है, तो रिमेनिंग 84, तो 180 रुपए उसने दिए थे 84 एग का, वो अब ये मान के चलेगा, तो वो इसको कॉस्ट प्राइस मानेगा और इसको सेलिंग प्राइस मानेगा। क्लियर है? अब आप देखिएगा, अब उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हमारा मेन सवाल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं, हमें पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। या एक काम करिए, हमने ये पढ़ा है कि फ्रैक्शन को बड़ा चेक करना और छोटा चेक करना। मैं रेड पेन का यूज करके यहीं पे लिख देता हूं, मैं ये लिख देता हूं कि सिंस cost price of 1 egg is equals to 180/84 and selling price of 1 egg is equals to 25.20/12। इसको अगर हम देखें कि इसमें से बड़ा कौन सा है, तो ये चीज हम रफ वर्क में यहां पे चेक करेंगे। ठीक है, देखिएगा, हम अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करते हैं तो इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे मुझे दिख रहा है 4 and 4, तो देख लेते हैं 2 और 2 से पहले कट कर लेते हैं, तो 2 9 टाइम्स 18 and 0 अगेन, यहां पे आएगा 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, इसमें भी 2 और 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10 एंड 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया 45/21, 45/21 ये लिख लेते हैं, तो ये आ गया आपका 45/21। अब इसमें 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 1 टाइम्स 3 3 5 टाइम्स 15,
3 7 टाइम्स 21, 15/7 का फ्रैक्शन आया। मैं तो ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे 15 डिवाइडेड बाय 7 ये फिगर आ रहा है। और अगर इसको सॉल्व करता हूं तो डेसिमल रिमूव करने पे नीचे 2 जीरोस आ जाएंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा 2520 अपॉन 1200, 0 से 0 हटा दीजिए, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12 एंड 2 6 टाइम्स 12 एंड 0, ठीक है। और 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 2 30 टाइम्स इज 60 एंड 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स इज 6। अगेन 3 से भी ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 3 10 टाइम्स इज 30। तो यहाँ पे 21/30 का फ्रैक्शन आ रहा है। हम लिख देते हैं 21/10। तो 21/10 इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 21/10। इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है 2.1 रुपीज, और इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 2 रुपये। 7 2 टाइम्स इज 14, ठीक है। तो 7 2 टाइम्स इज 14, बचा 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया 0, 7 1 टाइम्स इज 7, बचा 3 और फिर 0 लगाया, तो ये आ जाएगा आपका 30। 7 4 टाइम्स इज 28, 2 रुपये 14 पैसे का उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा एक अंडे का, उसने एक अंडा बेचा है 2 रुपये 10 पैसे का, हम ऐसा बोल देते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो उसको बेसिकली यहाँ लॉस हो रहा है। देखिएगा, सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो यहां पे हम कहेंगे उसको लॉस हो रहा है। तो उसको क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट, कितने का लॉस हुआ हमें यही फाइंड करना है। तो कितने का लॉस हुआ, लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं ब्लैंक शीट। देखिएगा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100। तो उसको बेसिकली जो लॉस हुआ था वो हुआ था उसको कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको, मतलब इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला यूज करने के मार्क्स मिलने वाले हैं। लॉस है सीपी माइनस एसपी, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस एक अंडे का निकल के आया था वो था आपका 2 रुपये 14 पैसे के आसपास, 2 रुपये 14 पैसा अप्रॉक्सीमेटली, माइनस 2 रुपये 10 पैसे। मतलब यहां पे उसको जो लॉस हुआ है वो है 0.04, ये लॉस है, ठीक है। अब इस लॉस की वैल्यू को अगर मैं यहां डालूंगा तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ये आएगा 0.04 डिवाइडेड विथ कॉस्ट प्राइस इज 2 रुपये 14 पैसे मल्टीप्लाइड विथ 100। क्लियर है। यहां पे दोनों के डेसिमल रिमूव कर देंगे तो ये आएगा 4/214 मल्टीप्लाइड विथ 100। 2 टाइम्स इज 4, 2 1 टाइम्स इज 2 0, 2 7 टाइम्स इज 14। और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 107। तो 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज का उसको लॉस हो रहा है, मतलब 1% का लॉस है अप्रॉक्सीमेटली। देखिए 107 इंटू 2 करूंगा तो ज़्यादा वैल्यू हो रही है, तो 107 से जब 200 यहाँ पे कट करूंगा तो ये आएगा 1 और पॉइंट। क्यों, क्योंकि देखो 200 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 107 से, तो यहाँ पे 1 टाइम्स तो 107 माइनस हो गया और ये आया 3 93, 107 में 93 नहीं आता तो पॉइंट लगेगा 0 930। और यहाँ पे अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 से तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, 8 से करता हूँ तो ये आ जाएगा 1.8% अप्रॉक्सीमेट, हम कहेंगे 1.8%। तो लॉस परसेंट इज व्हाट, 1.8, ये हमारा जवाब है। उसको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है वो परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे समझना, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, पहले थ्योरी लेक्चर पढ़ लीजिए, अगर अच्छे से आता है तो ही सैम्पल पेपर का ये वाला क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो यहाँ पर आप बेमतलब 7 मार्क्स लूज करके आएंगे। क्वेश्चन जो बड़ा है इसी चीज के मार्क्स भी हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एक एक छोटी छोटी स्टेप को समझाया, हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलेंगे, हाफ ऑफ मार्क्स भी मिलते हैं, तो आराम से आपको यहाँ पर पूरी चीजें देखने को मिलेंगी, क्लियर है। सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो उसको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, सीपी में से एसपी माइनस कर दीजिए, ये लिखना जरूरी है।
लास्ट सवाल पे आ जाते हैं फाइनली। क्वेश्चन नंबर 29 भी यहाँ सॉल्व हो गया हमारा। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पीछे से भी स्पेस बना लीजिए। लास्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 30। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। देखो ए पार्ट में आपसे क्या बोला है, ए पार्ट में आपसे कहा है -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 6/5 प्लस 7/3। अब देखो ये 3.5 मार्क्स का पार्ट है। क्यों भाई, 7 मार्क्स का था, 3.5 आर दिस रैशनल नंबर्स। मैं ऐसा बोल देता हूँ 3 मार्क्स और 1 मार्क्स इसके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मार्क्स में ये दिया है, सो दैट हमें यहाँ पे लॉस का यूज करके बताना है। रैशनल नंबर बोला गया है तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के दिखाना है। कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट में प्लस माइनस है, उसके बाहर लिखा है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के सॉल्व करिए। स्टेप्स के मार्क्स हैं यहाँ पर। चलिए देखना, -2/3 मल्टीप्लाई होगा 6/5 के साथ, क्लियर है। तो -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 6/5, देन -2/3 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा 7/3 के साथ। तो ये वैल्यू आएगी माइनस में, ठीक है। और 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 7/3 के साथ। तो ये 7/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो -2/3 आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि अगर a यहां पर है और ब्रैकेट में b + c है, तो इसके लिए हमारा रूल है a मल्टीप्लाइड विथ b और a मल्टीप्लाइड विथ c। a जो है वो b को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और c को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो a मल्टीप्लाइड विथ b एंड a मल्टीप्लाइड विथ c। और यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है तो बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, इसलिए हमने बीच में नेगेटिव साइन लिया है। तो -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 7/3, इन दोनों का जो नेगेटिव साइन आएगा वो मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे देखना, -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 6/5 विल गिव यू व्हाट, तो ये आ जाएगा -2 × 6, क्योंकि कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 3 से, ये 6 कट रहा है 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपका -2 × 2 इज -4/5 माइनस, और यहाँ पे ये आ जाएगा, कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, तो ये आ जाएगा 14/9। अब देखो दो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, इनमें दोनों में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर 5 और 9 का एलसीएम आएगा 45। 5 9 टाइम्स इज 45, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड विथ 4, क्लियर है। और यहाँ पे ये होगा 9 के टेबल में 45 इज 5 टाइम्स, मतलब 14 × 5। इसका जवाब आएगा -9 × 4, तो 9 × 4 इज 36, -36 -5 × 4 इज 20, 2 कैरी 70, और ये आ जाएगा अपॉन 45। और इसकी जो वैल्यू फाइनली निकल के आएगी वो निकल के आएगी -7 + 3 इज 10, 106 अपॉन 45। ये आपका फ्रैक्शन निकल के आ गया, क्लियर है। तो ये एक रैशनल नंबर निकल के आया। एक तरीका ये था, किसी ने अगर इसको ऐसे सॉल्व किया है वो भी बता देता हूं। अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व किया है कि आपने -2/3 को ब्रैकेट में लिखे रहने दिया और आपने ये ब्रैकेट सॉल्व किया है, तो उस केस में 5 × 3 होगा 15, और सॉरी 5 + 3 है ना, तो यहाँ पे 6/5 + 7/3, 5 और 3 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम आ रहा है 15, और ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका 6 × 3 इज 18 प्लस 5 × 7 इज 35, ऐसा कुछ आया होगा। और ये होगा -2/3 मल्टीप्लाइड विथ, इस ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 5 + 8, तो 13 13 का 3 कैरी 1, 4 and 5 53/15, क्लियर है। और 3 × 15, तो 3 × 5 इज 45, 4 ऊपर कैरी, और यहाँ पर 3 1 टाइम्स 3, और ये 4 45। तो देखिए यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45 आ रहा है, नेगेटिव साइन, यस नेगेटिव साइन आ रहा है। 2 × 3 इज 6, 2 × 5 इज 10, तो यहाँ पे भी 106/45, -106/45 -106/45। इस प्रकार से हमें ये भी एक स्टेप हमारा हो सकता है, क्लियर है। तो एक ये स्टेप है, एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका। हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है और रैशनल नंबर बोला गया है। तो पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये ए पार्ट समझ आ रहा होगा। हम मूव कर लेते हैं बी पार्ट की तरफ। देखिएगा बी पार्ट में ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है -2/3 एक ब्रैकेट के अंदर है जो कि मल्टीप्लाई हुआ है 6/5 के साथ, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में है -2/3 जो कि सॉल्व हुआ है 7/3 के साथ। तो इसके लिए भी देखो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया है, इसी चीज के मार्क्स हैं। तो देखो इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इन दोनों से -2/3 बाहर कॉमन ले लो, ये आ गया -2/3 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 6/5 प्लस 7/3। क्लियर है? -2/3 इन दोनों से मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, तो ये हो जाएगा 3 × 6 इज 18 प्लस 5 × 7 इज 35। क्लियर? तो ये आपका एक स्टेप आएगा और -2/3 बाहर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 18 प्लस 35, तो ये आ जाएगा 3। 5 × 8 इज 5 प्लस 8 इज 13, 13 का 3 कैरी 1, 4 और 5 53/15। और इनको सॉल्व करने पे हमारा जवाब फाइनली आ रहा है क्या? तो ये आ रहा है 2 × 3 is 6, 2 × 5 is 10। अगेन वही आंसर आ रहा है जो पीछे आया था -106, तो -106/3 × 5 is 15, 15 का 5 कैरी 1, 45। वही आंसर आ रहा है जो मेरा ए का जवाब आ रहा था। वहां पे आपने यही तो किया था, आपको याद है? आपने पीछे भी 2 स्टेप मैंने 2 तरीके करके दिखाए थे, वो यही तरीका था -106/45। तो ये फाइनली वही आंसर आ रहा है। आर दिस रैशनल नंबर्स इक्वल? तो हम कहेंगे यस, दिस रैशनल नंबर्स, these rational numbers are equal, this rational numbers are equal, numbers are equal। तो इस प्रकार से हमने फाइनली आपका ये पार्ट भी सॉल्व कर लिया। क्लियर है? तो आपको ए पार्ट अलग से सॉल्व करना है, बी पार्ट अलग से सॉल्व करना है, दोनों इक्वल हैं तब हमें जाके यस का जवाब देना है। ये टीचर को करके दिखाना जरूरी है। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक फाइनली सेक्शन सी समझ आ गया है। और आप देखिए मैक्सिमम ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है 3 घंटे का या 2.5 घंटे का। हमने इस क्वेश्चन पेपर को 2 घंटे से पहले ही सॉल्व कर दिया। क्लियर है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताना, ये आप भी तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे ये था आपके लिए सैंपल पेपर नंबर 1 क्लास 7th। क्लियर है? सैंपल पेपर नंबर 2 देखना ना भूलें। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ये प्रॉपर सारे वीडियोस देखने विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, तो इसके लिए आप आ जाइए magnetbrains.com वेबसाइट पे, या मोबाइल से आप ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में जाइए, मोबाइल पे अपनी एक ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की ये जो ऐप है, यहाँ पे भी आप सारी वीडियोस 100% फ्री एजुकेशन के साथ, किसी भी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना कहीं पे भी, किसी भी स्टेज पे। क्लियर है? कोई कूपन कोड नहीं, 100% फ्री एजुकेशन। आप मोबाइल पे भी और वेबसाइट के थ्रू भी हमें वॉच कर सकते हैं, अपनी वीडियोस, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमें ऐसे फॉलो करते रहिए, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, मैं कहूँगा ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। फॉलो करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया पार्ट्स हैं, आप डेफिनेटली हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको बता दें, सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, आप किसी भी एग्जाम का अगर सपना लिए हो, मतलब अगर आपको आईआईटी क्लियर करना है या आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना है, तो 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इस चीज को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए, अपने रिलेशंस में बताइए। आपके घर में कोई भी ऐसा जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उन तक मैसेज जरूर पास करिए। आपको एक चीज और यहां मैं बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट नोट्स, बुक्स सब अवेलेबल है। तो अब कंप्लीट बुक्स अवेलेबल हैं जिनको हमने एक प्रॉपर तरीके से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटा है, सो दैट आपके लिए ये चीजें आसान हो जाए पढ़ने। अगर आप चाहते हैं आपको MCQs की बुक्स चाहिए, या आप चाहते हैं आपको यहाँ पर किसी भी तरह के सैंपल पेपर्स की बुक चाहिए,
और फिर आप अगर चाहते हैं उन सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी चाहिए या आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो प्रॉपर तरीके से हमारी बुक्स को आप फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बुक्स आप तक पहुंचे तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करिए और ये सारे सैंपल पेपर्स आप घर बैठ के तैयारी खुद से कर सकते हैं। उनके सॉल्यूशन बुकलेट्स भी घर पे हार्ड कॉपी के रूप में और मैं कहूंगा ई बुक के रूप में भी डिजिटल तरीके से भी आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे फॉर्म जो फिल करिए, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जल्द से जल्द आपके टच में आएंगे और आपको ये सारे नोट्स पास किए जाएंगे। क्लियर है? हार्ड कॉपी के रूप में भी और डिजिटल रूप में भी। तो अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।